Hello my dear students, have a nice day for you. Long time ago we already completed our first chapter, how our body works. बहुत पहले हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं. प्रीवियस जो अपना फेज़ गया था, फेज़ 5 की जब हम बात करते हैं उसके अंदर हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया था. हाउ आवर बॉडी वर्क्स इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक और डिफाइन फॉलोइंग. डिफाइन फॉलोइंग में एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, यहाँ तक का हम एज ए होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे. आज का जो हमारा ये वीडियो है फेज 6 के अंदर हम नंबर 5 डिफाइन द फॉलोइंग जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 उसका नंबर 5 जो कैविटी है उसे कंप्लीट करेंगे, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे और साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर डी है उसे भी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम विथ मी एंड स्टार्ट दिस आंसर. प्यारे बच्चों, पिछला जो अपना वीडियो था फेज़ 5 की हम बात करते हैं उसमें डिफाइन द फॉलोइंग के अंदर हमने 1 2 3 4 आई मीन दैट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. कैविटी और रेस्पिरेशन को हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया था. हम एक बार फिर से एक्सटर्नल ऑर्गन फर्स्ट से ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो लेट्स कम विथ मी. क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन द फॉलोइंग. जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी था उसमें फर्स्ट नंबर था एक्सटर्नल ऑर्गन्स. वी कैन सी एंड टच सम ऑर्गन्स लाइक आवर सेंस ऑर्गन्स, हैंड एंड फीट एटसेट्रा. दे आर कॉल्ड आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. इस तरह से हमने एक्सटर्नल ऑर्गन को डिफाइन किया था. नंबर 2 पर हमारे पास में था इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स के डेफिनेशंस और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शंस था उसको भी एक बार देखते हैं. सम ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल द हार्ट, लंग्स, लीवर. वी कैन नॉट सी एंड टच देम. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. नंबर 3 पर हमारे पास में था नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स all the activities of the body. The network of nerves, cells and fibers is called nervous system. And number 4, muscular system. Muscular system helps in movement of the body. यहाँ तक का हम फेज़ 5 जो हमारा वीडियो था उसमें कंप्लीट कर चुके थे. आज हमारे पास में नेक्स्ट कैविटी और रेस्पिरेशन है. ओके डियर स्टूडेंट्स, कैविटी की बात करते हैं. टूथ वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने इसको अच्छे से स्टडी किया था. एक कैविटी ऑल्सो कॉल्ड डिके ऑफ टूथ. डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, कैविटी को हम क्या बोलते हैं? डिके ऑफ टूथ, मतलब दांतों का एक तरह से नुकसान, क्षण जिसको हम बोल सकते हैं कि कैविटी एक्चुअल में हिंदी को अगर इस कैविटी को अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो इसको बोल सकते हैं छेद या फिर गुहा या गड्ढा जिसको हम बोल सकते हैं. अब गड्ढे का मतलब क्या हुआ? दांतों में अगर छेद हो जाए इसका मतलब दांतों का नुकसान. तो वहीं इसने कहा एक कैविटी ऑल्सो कॉल्ड, कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं? डिके ऑफ टूथ, दांतों का नुकसान, दांतों का क्षण कह सकते हैं. इट इज़ ए हॉल, और ये क्या है? एक हॉल है, एक छेद है. दैट फॉर्म्स इन आवर टूथ, जो हमारे दांतों में बनता है. डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था डिफाइन द फॉलोइंग और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था हमारा कैविटी. और कैविटी को हमने डिफाइन क्या किया? एक कैविटी ऑल्सो कॉल्ड डिके ऑफ टूथ. की कैविटी क्या है? डिके ऑफ टूथ है और साथ में ही इट इज़ ए हॉल दैट फॉर्म्स इन आवर टूथ, और हमारे दांतों में बनने वाला छेद होता है. नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसका जो डिफाइन द फॉलोइंग था. उसमें 6 पॉइंट थे. 6 में से हम 4 कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. 2 पॉइंट्स रिमेनिंग रहे थे जिनमें कैविटी कंप्लीट कर चुके. अब हम आते हैं रेस्पिरेशन पर. The process by which the body uses oxygen to get energy from food is called respiration.
डियर स्टूडेंट्स, चेक करना इस चीज़ को। हमने जो फूड, हमारा जो खाना खाया था उसको हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी किया। खाना खाने के बाद में उस खाने में से जो एनर्जी हमारी बॉडी में पहुंचेगी, देखिए अब द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होती है, विच द बॉडी यूजेज, हमारी बॉडी यूज करती है किसको, ऑक्सीजन को। क्यों? टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, हमारे खाने से एनर्जी निकाल करके हमारी बॉडी में सप्लाई करने का काम जो करती है, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। वी गेट दिस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ इन। और शॉर्ट में इसने समझाया कि ये ऑक्सीजन भी हमसे कहाँ से मिलती है, हवा में जो हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथ करते हैं, उस ब्रीथिंग में, उस सांस लेने में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे जो फूड हैं उस खाने में से हम एनर्जी लेने में। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशंस को क्लियर किया हमने। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूजेज ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ इन। इस तरह से हमने कैविटी को और रेस्पिरेशन को आपके सामने डिफाइन किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सी जो डिफाइन द फॉलोइंग था, इसको हमने कंप्लीट किया। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब इसने डिफरेंशिएट वर्ड यूज किया है। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आए तो आप यूज कर सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसमें डिफरेंस क्या है, लाइक दैट एन ऑर्गन सिस्टम, आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस बताना है। सेम एज लाइक दैट नंबर 2, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको डिफरेंस देखना है। नंबर 3, मिल्क टीथ और जो परमानेंट टीथ है उनमें आपको डिफरेंट बताना है कि दोनों क्या, दोनों में फ़र्क है। नंबर 4, इंसीजर और कैनाइंस में आपको डिफरेंट बताना है। और इसी तरह से एनामेल और प्लग के अंदर भी आपको डिफरेंट बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑर्गन एंड एन ऑर्गन सिस्टम। इसको हम आंसर करते हैं। सो लेट्स कम विद मी। ये हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था, एन ऑर्गन सिस्टम, उसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, आपके सामने जो दोनों में डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर होगा। आपको स्टडी भी अच्छे से करना है और इसका जो रिटर्न वर्क है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे केयरफुली करना है, ताकि आपको रिटर्न वर्क के साथ साथ में आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और जब आपके अंडरस्टैंडिंग व्यूज़ अच्छे होंगे तो आपका लर्निंग पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में आपको इसको एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, एन ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज। क्या कहा इसने देखो कि ऑर्गन जो होता है, हमारी बॉडी का जो पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स, अंग हैं, इज ए स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर टिश्यूज। आई मीन दैट, इसको हम टिश्यू का मतलब इसने यहाँ पर दिया कि जो सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है। अब आप जो क्लासेस 4th स्टैंडर्ड में है तो आपको टिश्यू और सेल का मतलब अभी डिफाइन करना काफ़ी क्रिटिकल होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो ऑर्गन है वो ऑर्गन बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और ये टिश्यूज जो होते हैं ना, उसको टिश्यूज से और सेल से मिलकर के ऑर्गन बनता है। तो हम बोल सकते हैं ये टिश्यूज और सेल क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ में मिलकर के क्या करते हैं, वर्क करते हैं फॉर ए कॉमन पर्पज, किसी एक काम को करते हैं। ओनली सिंगल वर्क मान सकते हैं, किसी एक काम को करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गन को, और वो ऑर्गन बना होता है मोर टिश्यूज से। अब इसने एग्जाम्पल में क्या दिया, लाइक नोज। यहाँ पर एग्जाम्पल में नोज दिया। अगर आपको नोज की जगह अगर कुछ दूसरा आपका बॉडी पार्ट्स नेम है उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फॉर एज लाइक दैट यू कैन यूज योर फिंगर। अब आपके फिंगर का, आपके थंब का, हैंड का, लेग का, इनका वर्क क्या है, आप एक बार थोड़ा सा फोकस करें, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लें कि अगर आपके हैंड की बात करते हैं तो आपके हैंड का वर्क क्या है। आपके हैंड का वर्क है किसी भी चीज़ को होल्ड करना। लाइक दैट, मैंने ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को अगर मैं होल्ड करता हूँ, पकड़ने का जो वर्क है वो मेरा फिंगर और थंब का है। अब मैं पूरे हाथ की बात करता हूँ कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के बाद में अगर मैंने इसको पकड़ रखा है तब मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैंने किसी चीज़ को पकड़ रखा है तो मैं उसके साथ में और वर्क सकता। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे हाथ का काम क्या है, किसी भी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना। ओके, सिर्फ सिंगल वर्क हुआ।
ओके। ऐसे ही हम बात करते हैं आइज। आंखों का काम क्या है? आंखों का क्या काम है? देखना। अब आंखों से हम देख सकते हैं। कानों का काम क्या है? सुनना। पाँवों का काम क्या है? मूव करना। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स टिश्यूज से बने होते हैं और उनका काम क्या है? किसी कॉमन पर्पस को कंप्लीट करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट करते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गन सिस्टम अलग कैसे होता है। देखें, एन ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट एक्ट टुगेदर टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखना इसको। एन ऑर्गन सिस्टम बताया इसने, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मीन्स इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। सिंगल ऑर्गन्स नहीं होता इसके अंदर। सिंगल के साथ में मैनी मोर ऑर्गन्स साथ में होते हैं और बनाकर क्या होते हैं? टुगेदर टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स। बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। विथ ईच ऑर्गन फोकसिंग ऑन ए सबसेट ऑफ द टास्क। और हर एक ऑर्गन अपना अपना टास्क करता है और उसके साथ में मिलकर के ये पूरे ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं और वो पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक जो मेजर टास्क है उसे कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कह दिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने इसमें स्टडी किया, किस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप कहाँ खाने को अपने माउथ से कर रहे थे, माउथ के बाद के अंदर फिर आप बता रहे थे इसके अंदर मैनी टाइप्स ऑफ जो टीथ थे उनको आपने डिफाइन किया कि वो दांतों का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बाइट करना। और फिर आपने उसके अंदर स्लाइवा को यूटिलाइज किया। फिर आपने उसके अंदर फूड पाइप को देखा, स्टमक को देखा, लीवर को देखा। इन सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर स्टडी किया। मतलब एक सिंगल ऑर्गन नहीं है, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को क्लियर किया कि ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक सिंगल ऑर्गन होता है और उसके पास में सिर्फ एक सिंबल या कॉमन पर्पज जो उसका टास्क होता है उसे वो कंप्लीट करता है। जबकि ऑर्गन सिस्टम के अंदर बात करते हैं खूब सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं और वो किसी एक मेजर टास्क है उसके ऊपर अपना पूरा फोकस करते हैं, उसे वो कंप्लीट करते हैं। ऑर्गन के अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं नोज, हैंड, लेग, आइज, ईयर्स। जबकि हम बात करते हैं कि यहाँ जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर हम एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आप नर्वस सिस्टम यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना था सो मैंने यहाँ राइट डाउन किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया है आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नंबर 2 पर हम आते हैं जहाँ पर इसमें रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पर जिस तरह से फर्स्ट वाले को क्लियर किया वैसे हमने यहाँ सेकंड वाले को भी क्लियर किया। सेकंड वाले के अंदर क्या दिया इसने, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कैरीड टू द लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या हुआ कि डाइजेस्टेड जो फूड था उसको एब्जॉर्व कर लिया एक तरह से बाय द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ने डाइजेस्टिव जो फूड था उसमें से जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्व कर लिया इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो ब्लड वेसल्स थी वो ब्लड वेसल्स कहाँ थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स थी ना दीवार थी उसके ऊपर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स ने डाइजेस्टेड फूड था उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया एंड कैरिड टू द लीवर। और कहाँ आगे, लीवर तक उसको भेज दिया। अब हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये तो था डाइजेस्टेड जो फूड था उसके साथ में वर्क किया स्मॉल इंटेस्टाइन ने। अब बात करते हैं इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना अपने को, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड के साथ में वर्क किया स्मॉल इंटेस्टाइन ने। जैसे अनडाइजेस्ट फूड हो गया, अब जो डाइजेस्ट हमारे काम का नहीं बचा वो कहाँ गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दियर अनडाइजेस्टेड फूड। और इस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करने का वर्क हुआ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंट क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्ट फूड के साथ में वर्क करेगी और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो करेगी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसका वर्क होगा, ब्लड वेसल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जो ब्लड वेसल्स होंगी वो फूड के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगी। ओके, और जहाँ पर हम अनडाइजेस्टेड फूड की बात करते हैं वो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है वहाँ पर जो होगा वो एब्जॉर्वेशन होगा किसका,
वाटर को होगा। इस तरह से इसको हमने दोनों को अलग अलग डिफ्रेंटिएट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम 4th स्टैंडर्ड में आ गए, हमारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, आंसर्स बड़े बड़े हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बड़े होंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे भी होंगे। आपको हर एक चैप्टर को एंजॉय के साथ में स्टडी करना है, एंजॉय के साथ में लर्न करना है। हमने यहाँ पर कंप्लीट किया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 की तरफ चले और उसमें हमने नाम पूछा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। इन दोनों के नेम के अकॉर्डिंग इनको हमें डिफाइन करना है, या मान सकते हैं इनको दोनों के अंदर हमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। देखिए, मिल्क टीथ को हम दूसरा नाम देते हैं, कौन सा नाम था? टेम्परेरी टीथ। द टेम्परेरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। की टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ का नाम देते हैं। दे बिगिन्स टू ग्रो व्हेन ए बेबी इज 6 मंथ। और जब एक छोटा सा बेबी 6 मंथ का होता है तब वहाँ जो दांत उसके होते हैं, ये दांत जो ग्रोइंग स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है? मिल्क टीथ, जिसको दूध के दांत कहते हैं। वी ग्रो 20 टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ, और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 20। जैसे 3 बातें इसमें क्लियर हुई। टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं। टेम्परेरी टीथ की जो ग्रोविंग होती है वो 6 मंथ 6 महीने के बच्चे से स्टार्ट होती है। और कितनी होती है? वी ग्रो 20 टेम्परेरी टीथ के 20 उसके टेम्परेरी टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जिसकी हम बात करते हैं वो उसके कितने होते हैं? 20। अब हम इसके अंदर डिफरेंट करें, परमानेंट टीथ से अलग कैसे हैं? द टीथ दैट ग्रू इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ और कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब दूध के दांत जब धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आने लग जाते हैं। आप सबके भी दांत टूट करके फिर नए आए ना, कुछ के टूट चुके हैं, कुछ के टूट रहे होंगे। तो इसने क्या कहा कि जो टीथ, अब ये दांत टूट करके नए दांत आते हैं। तो टूटे कौन से दांत हैं? मिल्क टीथ। नए कौन से आए हैं आपके? परमानेंट टीथ। देखो, द टीथ दैट ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ के मिल्क टीथ, दूध के दांत टूटने के बाद में उनकी जगह जो दांत आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? परमानेंट टीथ। देयर आर 32 परमानेंट टीथ। और 32 मतलब टोटल हमारे कितने दांत होते हैं? 32। और वो कौन से? परमानेंट टीथ। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर हुई। टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ हमारे बर्थ के 6 मंथ बाद, मतलब 6 महीने के बच्चे को जो दूध के दांत हैं वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 20। हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं तो जैसे ही हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं या टूटने लगते हैं तो उनकी जगह जो नए दांत आते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 32। नेक्स्ट हमारा था इंसीजर एंड कैनाइंस। इंसीजर एंड कैनाइंस को देख लेते हैं। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसीजर। 4 फ्रंट टीथ, हमारे सामने के 4 दांत, इन ईच जॉ, हर एक जबड़े में, मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले जबड़े में हमारे सामने के जो 4 दांत हैं उनको हम इंसीजर कहते हैं। वी यूज़ देम टू बाइट ओवर फूड। और इसका काम क्या होता है? खाने को बाइट करना, खाने को टुकड़ों में तोड़ना। देयर आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ दैट आर यूज टू टीयर फूड। दे आर कॉल्ड कैनाइंस। देखो, पहले बताया कि फ्रंट के अंदर होते हैं 4 होते हैं और हमारे खाने को बाइट करने में काम में आते हैं, उसको इंसीजर बताया। फिर इसने क्या कहा? देयर आर शार्प एंड पॉइंटेड, बिल्कुल नुकीले और धारदार जो दांत होते हैं। यूज टू टीयर फूड, जो हमारे खाने को, टीयर मतलब मैंने पहले भी समझाया था ना, टीयर का मतलब तो वैसे होता है फाड़ना, यानी यहाँ पर हम खाने को और भी ज़्यादा बारीक तोड़ने में काम में लेंगे। उनको हमने कैनाइंस का नाम दिया। वी हैव 4 कैनाइंस बोथ साइड ऑफ इंसीजर। इंसीजर के साइड के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं? कैनाइंस वाले टीथ होते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों को डिफाइन किया। इनका काम क्या होता है? खाने को बाइट करना, छोटे छोटे निवालों में कन्वर्ट करना। इनका काम क्या होता है? खाने को चीरना, फाड़ना। आई मीन दैट जो नॉन वेजिटेरियन जो फूड होते हैं उनको, या जंक फूड जो होते हैं उनको खाने के अंदर ये हमारे जो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ कैनाइंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इंसीजर और कैनाइंस को डिफाइन किया। नेक्स्ट एंड फाइनल जो हमारे पास में है एनेमल एंड प्लग, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। एनिमल एंड प्लग, ये हमारे टीथ से रिलेटेड वाला टॉपिक था। इस चीज़ को हमने स्टडी भी किया था। एनिमल की बात करते हैं, द आउटर वाइट लेयर ऑफ टूथ, हमारे दांतों के
बाहर की तरफ जो वाइट कलर की जो लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं। और इनेमल को बता रखा है ना हार्डेस्ट पार्ट, इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सबसे कठोर और मजबूत जो पार्ट है वो कौन सा होता है, इनेमल लेयर। अब हम डिफरेंट करते हैं इसको प्लग से। प्लग इज़ ए मेड अप ऑफ जर्म्स, और ये बनता किससे है, जर्म्स, कीटाणुओं से बनता है। प्लग इज़ मेड अप ऑफ जर्म्स दैट लिव इन द माउथ, जो हमारे माउथ के अंदर जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनकी वजह से ये बनता है। अब माउथ के अंदर कीटाणु कब होंगे, ऑब्वियसली जब हम टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करेंगे तब हमारे माउथ के अंदर कीटाणु होंगे। प्लग इज़ ए स्टिकी लेयर, स्टिकी लेयर, स्टिकी किसको बोलते हैं, चिपचिपी लेयर जिसको हम बोल सकते हैं। एंड डेवलप्स ऑन द टीथ। प्लग क्या है, एक स्टिकी लेयर है, एक चिपचिपी लेयर है जो बनती किसके ऊपर है, टीथ के ऊपर। देखो दोनों में डिफरेंट क्या हुआ, ये एक वाइट लेयर है जो हमारे दांतों पर होती है और हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ये जम्स से बनने वाला है, जो हमारे माउथ में जम्स होते हैं ना उनसे बनने वाला है, और ये एक स्टिकी लेयर होती है और जो डेवलप होती है हमारे टीथ के ऊपर। इस तरह से इनेमल और प्लग को भी हमने यहाँ डिफ्रेंटिएट कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, एक बार स्लो मोशन के अंदर इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, जिसकी वजह से आप इस वर्क को कम्प्लीटली अच्छे से समझ सकें, रीड कर सकें और अच्छी अपनी हैंड राइटिंग में इस वर्क को आप कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में कर सकें। सो लेट्स कम विथ मी वंस अगेन फ्रॉम डिफरेंटिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट था, एन ऑर्गन सिस्टम। An organ is a structure of two or more tissues that work together for a common purpose, like nose. An organ system is a group of organs that act together to carry out complex, with each organ focusing on a subset of the task, like human digestive system. Next, number 2, small intestine and large intestine. The digested food is absorbed by the blood vessels in the walls of the small intestine and carried to the liver. The undigested food passes into the large intestine. The large intestine absorbs water from this undigested food. Number 3, milk teeth and permanent teeth. The temporary teeth are also called milk teeth. They begin to grow when a baby is 6 months old. We grow 20 temporary teeth, milk teeth. The teeth that grow in place of milk teeth are called permanent teeth. There are 32 permanent teeth. Next, number 4, incisor and canines. The 4 front teeth in each jaw are called incisors. We use them to bite our food. There are sharp and pointed teeth that are used to tear food. These are called canines. We have 4 canines both sides of incisors. Last and final, enamel and plug. The outer white layer of tooth is called enamel. The enamel is a hardest part of the body. Plug is made up of germs that live in the mouth. Plug is a sticky layer and develops on the teeth. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो डी था डिफरेंटिएट द फॉलोइंग वाला कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम आंसर द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज के इस फेज 6 में आपको ये होमवर्क एज ए रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है और इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न भी करना है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।